आपके लिए पता है साइंस के हिसाब से पृथ्वी कैसी है? गोल। द अर्थ इज राउंड। वालेकुम सलाम। पृथ्वी कैसी है? गोल है, ठीक है। और इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर स्थितियों को बताने के लिए साइंटिस्टों ने, जितने साइंटिस्ट हैं, मतलब उन्होंने, भूगोल वेत्ताओं ने अपने हिसाब से लाइनें खींची हैं। ठीक, ध्यान सुनते रहना। कुछ लाइनें ऐसी हैं जो खड़े में खींची गई हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अर्थ के लिए, ठीक। और कुछ लाइनें ऐसी हैं जो इस तरह से खींची गई हैं। समझ में आ रही बात? अब ये लाइनें 1 2 3 4 1 1 डिग्री पर हैं बनी हुई, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री लाइन्स। बीच वाली लाइन को इसमें कहते हैं, बिल्कुल बीच वाली लाइन को 0 डिग्री लाइन। तो जो हॉरिजॉन्टली हैं इन्हें हम कहते हैं, पड़ी हुई रेखाएं जो है बिल्कुल इस तरह से, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा, ठीक है। और जो खड़ी हुई हैं इन्हें हम कहते हैं देशांतरीय रेखा। देशांतरीय रेखा इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। सही है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो कुछ लाइंस ऐसी हैं जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हैं, मतलब पड़ी हुई हैं, और कुछ लाइन ऐसी हैं जो बिल्कुल एकदम कैसी हैं, खड़ी हुई हैं। ये अर्थ पर खींची गई हैं अपने सुविधा को, स्थिति बताने के लिए किसी भी चीज की कौन सी चीज कहां पर है। अगर मैप पर आप देखोगे तो उसमें भी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लिख करके आता है कि इतने डिग्री इतने मिनट का। हमारे लिए उसे अभी पढ़ाना बहुत जरूरी नहीं है, हम पहले चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने, जिसके लिए मैप ना आता हो वो पहला लेक्चर देख ले, ठीक है। उस पहले लेक्चर में मैंने आपके लिए बड़े डिटेल में बताया हुआ है कि कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, और कौन से स्टेट की कौन कौन सी कैपिटल है, कौन कौन सी राजधानी है, और उसमें सारी की सारी चीज़ों का आपके लिए पता चल जाएगा। अब ये पृथ्वी तो बोले, आप इतना ध्यान रखो भी कि रेखाएं जो पड़ी हुई हैं उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं, और जो खड़ी हुई उसे क्या कहते हैं? देशांतरी रेखा, ठीक है। जो 0 डिग्री की लाइन है पड़ी हुई इस तरह से, 0 डिग्री की जो लाइन है इसे हम नाम देते हैं इक्वेटर। क्या नाम देते हैं? इक्वेटर। इंग्लिश में थोड़ी पढ़ना है, से हिंदी बोर्ड, हिंदी वाले तुम्हारे लिए, इंग्लिश वाले समझे इसे इक्वेटर। और इसे हम कहते हैं, क्योंकि 0 डिग्री लाइन ऐसी जगह पर खींची गई है जहां पर पृथ्वी के दो हिस्से हो गए, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। अब दो हिस्से हो गए पृथ्वी के, तो पृथ्वी क्या कहते हैं? भू। अब दो हिस्से हुए हैं तो कायम खींची गई होगी मध्य में, भूमध्य रेखा। इसे क्या नाम देते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक। और इसी का दूसरा नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा। तो इक्वेटर, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा इसी के नाम है, ठीक है। ऊपर की आधी पृथ्वी अलग कर दी गई है, नीचे के अलग। अब ये ऐसा नहीं कि काट के अलग कर दिया गया है, एक हिस्सा, एक तरबूज का हिस्सा इधर हो गया, एक इधर हो गया। जस्ट इमेजिनरी लाइन है ये, ठीक है। यहां से भी कोई ना कोई सी लाइन गुजरती होगी, ठीक है। यहां से ये 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के इधर उधर से 2 डिग्री 3 डिग्री 23 डिग्री 25 डिग्री ऐसी लाइनें गुजरती रहती। बहरहाल मतलब कहने का ये है कि 1 डिग्री पर कितने किलोमीटर होगा। अच्छा, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा, जब मैं ये सारी की सारी चीजें अलग से इसका लेक्चर लूंगा अक्षांश और देशांतर का, तब बताऊंगा। अभी आप ये समझ लो, हर जगह से कोई ना कोई लाइन गुजरती रहती है, ठीक है। अब यह है कि अगर मेरे पास से ऐसा नहीं है कि पूर्णांक वाली लाइन ना गुजरती हो, 5 डिग्री 6 डिग्री या 25 डिग्री ना गुजरती हो मेरे पास से, तो हो सकता है 25 डिग्री कुछ मिनट गुजरते हो। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं जा रहा है। आपके लिए ध्यान रखना है इस भूमध्य रेखा के बारे में। अभी इतना काम हम करेंगे। तो पहली बात क्या समझ में आई कि खड़ी हुई रेखा है वो देशांतरी रेखा है, और पड़ी हुई रेखा है वो कौन सी है? अक्षांश रेखाएं, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब जो अर्थ है हमारे पास, पृथ्वी, बहुत ही बुरी बनी है, सही बात, ठीक है। जो अर्थ है हमारे पास 25 करोड़ वर्ष पूर्व, 25 करोड़ साल पहले क्या हुआ था? देखो,
मतलब एक अंदाजा है 25 करोड़ साल पहले ऐसा माना जाता है कि ये तो 0 डिग्री है ही हमारे पास इक्वेटर, विषुवत रेखा जिसे कहेंगे, इसके एक तरफ पृथ्वी का हिस्सा था, मतलब एक टुकड़ा था, और दूसरी तरफ दूसरा वाला ये टुकड़ा था, दो टुकड़े थे, और बीच में एक सागर था, मतलब पानी ही पानी था। उसे नाम देते हैं, बीच वाले सागर को हम कहते हैं टैथिस सागर, टैथिस सागर। ऊपर वाले हिस्से को हम कहते हैं अंगारा लैंड। क्या नाम देते हैं? अंगारा लैंड। और नीचे वाले को पता है किसी को? गोंडवाना लैंड। ठीक है, नीचे वाले क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले को अंगारा लैंड। ये मैं 25 करोड़ साल पहले की बात बता रहा हूं आपके लिए। उस समय ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड कहलाता था। बीच में जो सागर था उसे क्या नाम देते थे? टैथिस सागर, बीच में पानी था। अब ऊपर वाला हिस्सा यहां वाला कैसा था? लगभग कुछ इस तरह का, ठीक है। और नीचे वाला हिस्सा यहां से एक टूटा इस तरह से, यहां से जो हिस्सा टूटा था वो कैसा था? इस तरह का था। अब ये वाले हिस्से दोनों टकरा गए आपस में जाकर के, तो यहां पर जाने के बाद कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना। मैं ये यहां पर नहीं है, इक्वेटर पर नहीं है, ठीक है, इक्वेटर थोड़ा नीचे आएगा आपका, लाइन थोड़ी नीचे आएगी, ठीक। कुछ यहाँ से ये वाला हिस्सा ऊपर वाला हिस्से से आके टकरा गया, कुछ ऐसा हिस्सा जाकर के बना। और आपको पता है, अगर मैं इसकी बात करूं, ऐसे वाले स्ट्रक्चर की, तो ये कहाँ देखने को मिलेगा आपके लिए? क्यों भाई, ऐसा हिस्सा आपके लिए कहाँ देखने को मिलेगा? ठीक, इंडिया, इंडिया ही तो है। तो कैसे करके बना? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड दोनों टकराए तब बना। अगर आप ध्यान से सुनो, मैंने क्या बताया था? बीच में तो अभी मैंने बताया कि टैथिस सागर था। क्या था? टैथिस सागर, ये तो बताया। अब बीच में अगर टैथिस सागर है, तो बीच में तो अब भी समुद्र होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? ला आरुष, आरुष नाम, अंश नाम है, अंश, ठीक है। बीच में तो अब भी समंदर होना चाहिए था, ऊपर का तो समझ में आ गया, नीचे का समझ में आ गया। अब आप अगर इमेजिनेशन करो कि दो चीजें टकरा रही हैं, तो प्रेशर कहीं ना कहीं बड़ा होगा भाई, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो यहां पर ये वाला हिस्सा उठता हुआ चला गया, ये वाला हिस्सा उठता हुआ चला गया, और एक बहुत बड़ा पहाड़ बना, जिसे हम कहते हैं क्या? हिमालय। क्या नाम देते हैं? हिमालय। समझ में आ रही बात? इसे हम कहते हैं हिमालय। अब यहां पर सागर था, तो यहां पर पहले से जो नदियां बहती थी, वो नदियां अपना जल ला करके इसमें गिराती नहीं, पानी इसमें गिराती नहीं। और नदी जब चलती है तो अपने साथ के आसपास वाली चीजों को काटती हुई चलती है, मतलब मिट्टी को काटती हुई चलती है। मिट्टी को जब काटती हुई जा रही थी, जाती है नदियां, तो वो मिट्टी जब यहाँ पर लेके आएंगी तो पानी अपना गिराएंगी, तो मिट्टी भी तो इसी में गिराएंगी। तो वो मिट्टी में यहाँ, मिट्टी को यहाँ पर ला करके गिराती नहीं, गिराती नहीं। और बहुत लंबे प्रोसेस के बाद उन्होंने इसे मिट्टी से पूरी तरह पाट दिया, मिट्टी से एकदम से पाट दिया। और आज हम जहां पर खड़े हैं, नॉर्थ में भी रहना है, उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, और यही तो उत्तर प्रदेश पड़ता है, ये मैंने सिखाया था तो मेरी राजधानी बताई थी। तो और आज हम जहां पर रहते हैं, इसका मतलब तो यह है, जब मिट्टी को यहाँ पर पाटा है नदियों ने, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? नीचे समंदर होना चाहिए। अब तुम अगर खोदोगे, ठीक है, तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? अरे नल गाड़ते, नल करते हो, बोरिंग नहीं करते हो, क्या निकलता है? पानी। ठीक, लेकिन दूसरी जगह वाले जब खोदते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ वाले खोदेंगे, तो यहाँ पर इतनी आसानी से निकल आएगा नहीं, ठीक, यहाँ पहाड़ है। हमारे नीचे क्या है? टैथिस, तो इसलिए हमारे पास क्या निकलता है? पानी। बाकी अगर दूसरे क्षेत्रों में आप जाओगे तो निकलता तो, लेकिन इतनी आसानी से नहीं निकलता है। समझ में आ रही बात? तो भारत, इंडिया कैसे बना वो मैंने आपके लिए बता दिया। अब इसके आगे आपका चैप्टर का आपको ध्यान रखना है, अंगारा लैंड, नीचे क्या था? गोंडवाना लैंड, दोनों टकराए तो क्या बन गया? हिमालय। अब इसमें भी अलग अलग जियोलॉजिस्ट ने अलग अलग कहा है। कोई प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत बताता है, कोई बिग बैंग थ्योरी, कोई अलग अलग थ्योरियां बताई गई हैं, ठीक है।
लेकिन जो आपके लिए सुइटेबल थी वो मैंने बता दी। हमें आईएएस पीसीएस के लिए नहीं देखना है, ठीक है, देख लोगे तब भी दिक्कत नहीं है, बहुत अप लेवल का पढ़ा रहा हूँ। तो हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। तनिक तनिक नक्शा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सही बना है? अरे वाह। मैप इज नॉट टू स्केल, मतलब ये ना सोचे कि यहाँ पर हमारा सिक्किम थोड़ा छोटा कर दिया या गुजरात थोड़ा बड़ा कर दिया, थोड़ी नोक निकाल दी है, ठीक है। तो मैंने केवल पैमाने से नाप के नहीं बनाया है। यहाँ पर आप बनाओगे तो पढ़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर क्या पड़ता है बोलो, क्या है यहाँ पर? लक्षद्वीप, ठीक है। यहाँ पर पड़ेगा आपका लक्षद्वीप। खुशबू ये बताना क्या है, ये बताओ क्या है? हैं? सही बता रही, बता। हाँ तो डर काहे रही हो? ये वाले हमारे हैं जो सारे के सारे, नहीं क्या कहेंगे, अंडमान निकोबार, ठीक है, द्वीप समूह। अब इंग्लिश वाले इस बात से कंफ्यूज ना हो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। अरे ये तो नाउन है, तो इसे काहे बदल दोगे, इसे भी अंडमान निकोबार ही बोलोगे तुम, इसे लक्षद्वीप ही तो बोलोगे। और नीचे कौन है? श्रीलंका। कौन है? श्रीलंका, ठीक है। उसके आगे तक श्री लगा हुआ है, उसकी तक इज्जत हो रही, अपनी इज्जत नहीं हो रही, ठीक है। इस तरह मैंने बताया था पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सारे के सारे मैंने आपके लिए बता रखे। ये त्रिपुरा है, ठीक है। अब इसमें अब मैं आपके लिए बताऊंगा कि देखो हमारा जो इंडिया है ये तो अर्थ है। अब इंडिया के यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, ठीक है, मैं ऐसे करके जस्ट बना दे रहा हूँ, कहीं ऐसा है बना हुआ, ठीक। अब लाइन हम खड़ी हुई वाली भी तो खींचेंगे, खींचेंगे नहीं खींचेंगे? तो एक जो खड़ी हुई लाइन है इसे देशांतरीय लाइन हम कहते हैं। उसका सबसे इस तरफ का किनारा जो टकराता है वो टकराएगा। अब मैंने कैसे स्टार्ट की थी ये, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे करके तो स्टार्ट की थी। तो जो ये वाला किनारा है हमारा वो टकराता है जाकर के 68 डिग्री 7 मिनट से। किससे टकराएगा? 68 डिग्री 7 मिनट से। और अगर मैं इधर चलता हुआ चला जाऊं तो यहां पर जब हम पहुंचेंगे तो वो वाला किनारा हमारा टकराएगा कितने से? 97 डिग्री 25 मिनट से, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अच्छा एक बात बताओ, ये वाला अर्थ, ये वाला हिस्सा हो गया इसका, ऊपर वाले हिस्से क्या कहेंगे? नॉर्थ, और नीचे वाले को साउथ। अगर मैं इसे बीच से डिवाइड कर दूं तो इसे क्या नाम देंगे? ईस्ट, और इसे क्या नाम देंगे? वेस्ट। ऐसे तो बोलेंगे भाई, 4 दिशाएं हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब ये वाला जो हमारा भारत पड़ रहा है वो किस में पड़ रहा है? ईस्ट में, ईस्ट में तो ही पड़ रहा है, तो हम इसे क्या नाम देंगे? ईस्ट। ईस्ट, ईस्ट का मतलब क्या है? पूरब। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। और अक्षांशीय विस्तार मतलब कहने का यह है कि ये वाला अगर किनारा पूछा जाए, ठीक है, तो ये वाला किनारा कितने का है? 8 डिग्री 4 मिनट, और खत्म होगा जाकर के ये 37 डिग्री 6 मिनट है, हाँ 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। तो अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अब हम ऊपर चल रहे हैं ना, सिर्फ केवल ऊपर में ही तो है, नॉर्थ वाले हिस्से में, तो क्या होगा? ये नॉर्थ और ये भी क्या होगा? आ रही बात समझ में? अब ये केवल आपके क्लास में ही नहीं, सही बताया है? सही है, मतलब मैं इसमें काफी कंफ्यूज खुद रहता हूँ, ठीक है, कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में इसमें, ठीक है, मतलब उसकी डिग्री और वो भूल जाता हूँ मिनट में।
तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा, केवल आपके में ही नहीं, चाहे लेक यूपी ट्रिपल एस सी के एग्जाम उठा लो आप, लेखपाल, पुलिस, ठीक है, अब पीसीएस, आईएएस, मतलब सब में उनकी मर्जी है, वो रख सकते हैं कि भैया भारत का देशांतरी विस्तार या अक्षांशीय विस्तार बताइए कितना है। तो एग्जैक्टली आपके लिए पता होना चाहिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 57 डिग्री 25 मिनट, और 84 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। अब अगर आपको याद ना हो तो तुम्हारी कमी है प्रिय अंशु, किसी कमी है, तुम्हारी कमी है, फोन नंबर तो बहुत याद कर लेते हो तुम, कर लेते नहीं कर लेते हो। भारत का भौतिक स्वरूप, तो पहले तो इसे मैप से समझोगे तो मजा ही अलग आने वाला है, ठीक है। तो मैं तनिक थोड़ा बहुत मैप बना लूं। बताया मैंने पहले भी है तुम्हें, ठीक है, बताया हुआ मेरा पहले का भी है। जो राजधानियां पढ़ाई थी तब मैंने तुम्हारे लिए सारी की सारी चीजें बताई थी, कौन कौन चीज कहाँ कहाँ पर है, कहाँ कहाँ पर नहीं। लेकिन आज दोबारा से पहले चैप्टर के रेफरेंस में फिर से सब चीजें बता दे रहे हैं। बड़ा अच्छा मैप बनाया है मैंने, शाहजहां होता तो मुझसे क्या कह देता, मुझे मेरा कुछ कर थोड़ी देता क्यों। यहाँ पर श्री श्रीलंका जी हैं, और ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सब में 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर पड़ता है हमारे पास लक्षद्वीप, और ये है हमारे पास। अब देखो भौतिक स्ट्रक्चर में, भौतिक स्वरूप में हमारे लिए ये पता करना होगा कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर है, किसकी लंबाई कितनी कितनी है, ठीक है। तो पहला तो हमारे लिए जानना ये जरूरी है कि भारत के चारों तरफ क्या क्या है। इसे पूरब कहेंगे, मैंने बता दिया था आपके लिए। इसे क्या नाम देंगे, पश्चिम, ऊपर वाले को, और नीचे वाले को दक्षिण, ठीक है। इसका मतलब ऊपर वाला भाग जो है वो उत्तर है, और नीचे वाला भाग क्या है, दक्षिण। इस तरफ का भाग हमारे पास पश्चिम है, और ये भाग हमारा पूरब कहलाएगा। एंड इंग्लिश इट इज नथिंग बट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब हम पहले पड़ोसी देश देखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। पहले नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी देश। पड़ोसी देश देखो कौन कौन से। पहला देश है हमारा पाकिस्तान, इसे ध्यान रखो, ठीक है। काम देखिए, केवल नाम ही पाक है, बाकी हरकतें सब नापाक है। और ये क्या है, अफगानिस्तान, ठीक है। ये है पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान। यहां पर पड़ता है आगे आकर के हमारे पास चीन। यहाँ पर वो रहते हैं चमगादड़ खाने वाले, ठीक है, चिनमिन मिनमिन करते रहते हैं वो बोलिए। ये है नेपाल, ठीक, ये है भूटान। यहाँ पर आएगा म्यांमार, या इसी को नाम देते हैं बर्मा, ठीक है। और ये बचा हमारे पास बांग्लादेश, ठीक, ये बांग्लादेश बचा है। तो ये हमारे पड़ोसी देश हैं, और ये पड़ोसी देश ऐसे हैं जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं हमसे, ठीक है, जमीन से, समंदर से नहीं। अब समंदर तो यहां पर पड़ेगा आकर के नीचे, इसे क्या नाम देते हैं, अरब सागर। ये वाला हमारे पास क्या है, बंगाल की खाड़ी, ये समंदर है, ठीक है। नीचे वाला हमारे पास है, बोलो, हिंद महासागर, अभी तो बताया था। इसे हम कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसे हम नाम देते हैं लक्षद्वीप। हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हो गए, तो भारत के पड़ोसी देश जो है, स्थलीय पड़ोसी देश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अगर आप जल से बात करो, जल के पास कौन से जुड़े हुए हैं, तो एक तो श्रीलंका है, ठीक है। यहां पर पड़ेगा आकर के एक मालदीव,
एक इधर पड़ेगा करके इंडोनेशिया। ये जल से जुड़े हुए देश हैं। थल से जुड़े हुए पड़ोसी देश हमारे कौन कौन से आ गए, अब इसे मैं बता दे रहा हूं। एक तो है हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश, फिर कौन सा है, चीन, फिर कौन सा है, पाकिस्तान, कौन सा है, नेपाल, कौन सा है, म्यांमार, फिर कौन सा है, भूटान, और अगला कौन सा है, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान। हिंदी में भी कंफ्यूजन होती है, बताओ, ये ऐसे पढ़े लिखे हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़े। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, बर्मा इसे भी कहते हैं, इसे बर्मा भी कहते हैं। ये देश हैं हमारे पड़ोसी देश। ठीक, अब यूट्यूब पर वीडियो भरी हुई हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ का ज्ञान पेला गया है, लेकिन मुझे इन चीज़ों में बिल्कुल विश्वास नहीं। हालांकि मैंने भी डाली है वीडियो ऐसी, क्योंकि मतलब उस समय नहीं था वीडियो बनाने का, तो मैंने भी ऐसी वीडियो 2-4 फेंक दी हैं उस पर यूट्यूब पर। लेकिन मैं इस चीज़ में कतई विश्वास नहीं रखता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि हम चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली सीखें। ठीक है, कॉन्सेप्चुअली का मतलब है वाकई हम देख करके सीखें चीज़ें कौन सी कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। बांग्लादेश, इसे हम याद करते हैं बा, चा, पा और ना, बचपन। ठीक है, और माँ से आएगा में, बचपन में, और बी, ए। ठीक है, बी से क्या होगा, भूटान, ए से क्या होगा, अफगानिस्तान। बचपन में बीए किया, किया साइलेंट है, इसका कोई काम नहीं है। तो बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। याद करने का तरीका क्या है, भारत के पड़ोसी देशों को बचपन में बीए किया। ठीक है, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, मा से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ये आपका करने का एक तरीका हो जाएगा याद। ठीक, अब इसके बाद आप अगर देखो यहाँ से चलने का, पहली बात तो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो मैंने आपके लिए समझाया भी था कि उत्तरी सीमा, दक्षिणी सीमा, अक्षांश रेखाएं, देशांतरीय रेखाएं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, जो मैंने आपके लिए बताया था, उसमें अगर हम इसकी बात करें तो इसकी भारत की बाउंड्री गुजरात से लेकर के कहाँ फैली हुई, यहाँ आगे तक फैली हुई, पूरब तक। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसकी, तो ये आएगा हमारा, ये वाली जो रेखा है हमारी देशांतरीय रेखा, ये है 68 डिग्री 7 मिनट। कितनी, 68 डिग्री 7 मिनट। और ये है हमारे पास 97 डिग्री 25 मिनट तक जाती है। और इसे हम बात देंगे पूर्वी रेखा, तो ये वाली भी कौन सी होगी, पूर्वी। ठीक है, दोनों कैसी हैं, पूर्वी। तो ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, कहां से कहां तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, अगर मैं बात करूं नीचे वाले हिस्से की, बिल्कुल ये वाला हिस्सा, तो इस वाले हिस्से की विस्तार है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के इस वाले हिस्से तक का, टॉप वाले का 37 डिग्री, कितना बताया मैंने, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, लेकिन ये भी हमारा उत्तर में आएगा, और ऊपर वाला भी कहाँ आएगा, उत्तर में। अब ये मत सोच लेना कि दक्षिण वाला उत्तर में कैसे पहुंच गया, ये पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आपके लिए अब इसे याद करना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं इतना ज्यादा खास। ठीक है, तो इसका विस्तार आपके लिए याद करना होगा। अगर हमसे पूछी जाए कि डिस्टेंस मैं यहां से लेकर के यहां तक की नाप दूं, ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक की, तो ये डिस्टेंस आएगी हमारी 3214 किलोमीटर। कितनी आएगी, 3214 किलोमीटर। अगर मैं यहां से पूरब से लेके पश्चिम तक की नाप दूं, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, तो आएगी 2933 किलोमीटर। ठीक है, मतलब अगर हम ऊपर से लेके बिल्कुल नीचे तक का नाप दें तो 3214 किलोमीटर बैठेगा, और पूरब से लेके बिल्कुल पश्चिम तक का नाप दें तो कितना बैठेगा, 2933 किलोमीटर बैठेगा। यहां तक बात क्लियर है। ठीक, तनिक आगे बढ़े। इसके बाद
मैं इसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पहले देख लूँ, दिख जाएगा तो मैं नहीं दिख जाएगा, यहाँ पर दिख जाएगा, इस मोहल्ले में दिख जाएगा। देखो अगर हम बात करें उत्तर से लेके दक्षिण तक की लंबाई, उत्तर से लेके कहाँ तक की लंबाई, दक्षिण तक की, तो कितनी है, 3214 किलोमीटर, ठीक है। और अगर हम बात करें पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई, तो कितनी है हमारे पास, 2933 किलोमीटर, इतनी लंबाई है, ठीक। और अगर हम बात करें ऊपरी विस्तार हमारा, तो 37 डिग्री 6 मिनट और ये 8 डिग्री 4 मिनट। अब ये पॉइंट कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है, इन सब के लिए अभी बता रहा हूँ। देखो अगर हम बात करें इस पॉइंट की जो सबसे ऊपर पड़ता है, ठीक है, तो ये पड़ता है हमारा, इसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल। और ये क्वेश्चन ऐसे करके आता है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, और वी कैन से दैट टेल दैट व्हाट इज द नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो कौन सा है, इंदिरा कॉल, कौन सा है, इंदिरा कॉल, याद रखना, इसे बहुत पूछा गया है। और अगर हमसे पूछा जाए कि साउथ ईस्ट पॉइंट, तो साउथ ईस्ट पॉइंट दो होंगे, एक होगा ये वाला जो अंडमान निकोबार में है। अभी हम बात कर रहे हैं मुख्य भूमि की, किसकी बात कर रहे हैं, मुख्य भूमि की, ठीक। तो मुख्य भूमि हमारी जो होगी उसका साउथ ईस्ट पॉइंट होगा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाली भूमि होगी अंडमान निकोबार में, इसका होगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, सही है। तो कहां से कहां तक चलेंगे हम, सबसे ऊपर से इंदिरा कॉल से कहां तक, कन्याकुमारी तक। अगर हम इसमें जा रहे हैं अंडमान निकोबार में, तो उसे क्या कहेंगे, इंदिरा पॉइंट कहेंगे, ठीक। अगर मैं बात करूं बिल्कुल सीधे पूर्वी हिस्सा ये वाला, तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम है, सलाम, अब आ रहा है, हाँ। तो क्या बता रहे थे कि ये जो सबसे पूरब का पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट ये कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम ढंग से अभी याद आ नहीं पा रहा है, शायद किबिटू कहते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। जो भी हो अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, आगे बता दूंगा। ये वाला जो क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पर पड़ेगा, गुजरात में। तो आपके लिए ये पता चल गया चारों सीमाएं किस किस की कहाँ कहाँ पर बनती हैं, ठीक है। चारों सीमाएं किस किस की कहाँ कहाँ पर बनती हैं, ये आपके लिए पता चल गया कि कौन कहाँ पर कितना जाता है। तो ओ मैं भी मिट गया, नुकसान करवा दिया तुम लोगों ने। तो हमारे लिए एक चीज पता चली, अंश इधर देख लो, है बुक तुम्हारे पास, हाँ। तो इकोनॉमिक्स बाद देखते ना, इकोनॉमिक्स ही पढ़ाऊंगा यार, काहे टेंशन लेते हो तुम लोग। हमारे लिए एक चीज पता चली कि अगर हम ऊपर जाएंगे तो उस नाम को क्या कहेंगे, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। ये है सबसे उत्तरी बिंदु, मतलब सबसे ऊपर वाला, ठीक है। और मुख्य भूमि की बात करें हम, मतलब दक्षिणी बिंदु की, दक्षिण में सबसे कौन पड़ता है, तो कन्याकुमारी। कन्या कैसी है, कुमारी, ठीक है, दक्षिणी बिंदु। लेकिन हम बात करेंगे ये मुख्य भूमि की। देखो सीबीएसई बोर्ड वालों, तो मैं अगर स्पेशल पढ़ाऊंगा ना तब भी यही पढ़ाऊंगा, अलग से कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ। अरे हिंद, अब तुम एक बात बताओ, कन्याकुमारी तो इंग्लिश में भी तो कन्याकुमारी रहेगी, वो इंग्लिश में कन्या की शादी थोड़ी होने वाली है, नहीं होने वाली ना। तो तुम काहे दो दो बार पढ़ोगे, एक बार यही पढ़ लो, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो। और दक्षिण में पड़ता है, अगर मैं बात करूं उत्तर की, उत्तर तो हो गया ना, अगर बात करूं पूरब की, ईस्ट की, ये हमारा है नॉर्थ, ये है हमारा साउथ, ये है हमारा ईस्ट। ईस्ट में हमारा कहाँ पड़ रहा था, अरुणाचल प्रदेश,
ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। और एक कौन सा रह गया, पश्चिम रह गया, क्यों? पश्चिम, पश्चिम में हमारा कहाँ जा रहा था, ईस्ट वेस्ट, गुजरात में। ये हमारे पड़ते हैं सारी की सारी बाउंड्रीज हमारी। लेकिन अगर हम बात करें मुख्य भूमि के अलावा, अगर हम मुख्य भूमि को ना देखें तो एक पड़ता है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, जो कि हमारा कहाँ पड़ेगा, अंडमान निकोबार में। सही है। अब इसके बाद आगे देखो, मैं बताऊंगा सारी की सारी लंबाइयां कितनी हैं। छोटा मोटा सा बना ले रहे हैं फटाफट से, लेक्चर ओवर कर रहे हैं, भी बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। सब चीज में कंपटीशन हो या कुछ भी चीज हो, पेपर हो तुम्हारे, सब में काम आने वाली चीज है ये। ठीक है, और अगर तुम ना मानो तो अलग बात है। हाँ, अगर हम बात करें यहां से चलना है, यहां पर तो अरबियन सी है, अरब सागर है। ठीक है, यहां पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, और यहां पर हिंद महासागर, मतलब यहां पर तीनों तरफ हमारे पास क्या है, पानी, हिंद महासागर। मेरी बात को ध्यान से सुनते रहना। अगर मैं यहां से चलूं, कहां से, उल्लंघ से, यहां से चलूं तो मैं समुद्र पर तो ही चल रहा हूं। ठीक है, यहां से अगर मैं चलूं तो कहां चल रहा हूं, समंदर पर चल रहा हूं। समंदर पर चल रहे हैं तो इसे हम कहेंगे, जल पर चल रहे हैं इसे कहेंगे जल सीमा। कौन सी सीमा है ये, जल सीमा। और इसकी लंबाई कुल है 6100 किलोमीटर। कितनी है, 6100 किलोमीटर। और अगर आपकी खातिर मैं यहां से चलना शुरू कर दूं, यहां पर चलता हुआ चला जाऊं, ये इस तरह घूमता चला जाऊं, इस तरह। ठीक है, यहाँ पर ये, तो अभी तो हम जमीन पर ही घूम रहे हैं ना, तो ये जमीन है सारी की सारी। ये तो ये जो मैंने बनाई है, इस ये जमीन है, इसे क्या नाम देंगे, स्थलीय सीमा। क्या कहेंगे, स्थलीय सीमा। और इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें लैंड बाउंड्रीज की, जो हमारी जमीन से सीमा बनाती है, उसकी अगर मैं कुल लंबाई नापूं तो कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और अगर मैं उस जमीन की बात करूं जो जमीन हमारी समुद्र से, पानी से लगी हुई है, तो उसकी लंबाई कितनी, 6100 किलोमीटर। लेकिन रुको जरा, सबर करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी तो हमारे भारत का ही हिस्सा है कि नहीं है, ये भी भारत का हिस्सा है। लक्षद्वीप भी हमारे भारत का हिस्सा है, यहाँ पर ये भी दोनों हमारे भारत का हिस्सा है। तो अगर मैं इसे कहूंगा मुख्य भूमि, मुख्य भूमि को अगर नापे तो 6100 किलोमीटर है। और ये भी तो चारों तरफ इसके समंदर ही है, बताओ। तो अगर मैं इसमें इसे भी जोड़ दूं तो कुल जो सीमा आएगी जल की, कुल जलीय सीमा, वो हमारे पास आएगी 7516.6 किलोमीटर। कितनी है, शायद डाटा भूल जाता हूं यार मैं कभी कभी। 7516.6 किलोमीटर, इतनी लंबाई इसकी कैसे है, हाँ सही है। ठीक है, इतनी लंबाई कुल किसकी है, जलीय सीमा की। और स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। तो अगर आपसे कुल पूछा जाए कि कुल भारत की सीमा की लंबाई कितनी है, भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो बताओ भाई, दोनों को जोड़ दूंगा मैं, एक 15,200 को और किसे, 7516.6 को, तो कितना बनेगा, 0.6 आ जाएगा ये। और 6 1 7 15 से 22,716.6 किलोमीटर, इतनी कुल लंबाई बैठेगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम देम एक क्वेश्चन और आता है कि अगर हम बात करें सबसे लंबी सीमा भारत कौन से देश के साथ बनाता है, इंडिया सबसे लंबी सीमा कौन से देश, सबसे लंबी बाउंड्री कौन से देश के साथ बनाता है, तो भैया ये जो बांग्लादेश है, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनती है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ बनती है 4,096 किलोमीटर की सीमा। ठीक, और अगर हमसे पूछा जाए सबसे छोटी सीमा,
तो कौन सा है? अफगानिस्तान के साथ बनाता है। और कितनी है? 104 है शायद, ये 6 है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, 104 किलोमीटर ही है। एक मिनट में चेक कर लूँ। एक तो ये भूल जाते हैं गिनतियाँ, पता नहीं क्या क्या है। एक 106। ठीक, 106 किधर गया? 106 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी सीमा इसके साथ बनाएंगे, सबसे छोटी सीमा इसके साथ बनाएंगे। समय जा रहा है, वरना तो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताता। अच्छा, एक बात और बता दूं, जनसंख्या में हम कहाँ पर हैं? कौन से नंबर पर हैं? सेंसस में लोगों की संख्या में हम कौन से नंबर पर है? इंडिया पहले नंबर पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या हमारे यहाँ की है। ठीक, जनसंख्या में हम कहाँ पर हैं? टॉप पर। इसमें हमने टॉप मारा है, बहुत ही बढ़िया काम किया है। ठीक है, अगला, अगर हम बात करें क्षेत्रफल, एरिया, तो क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर हैं? कौन से नंबर पर हैं? 7वें, 7वां नंबर है दुनिया में हमारा क्षेत्रफल में। ठीक है, बाकी आपके लिए जो कुछ बच गया इसमें से वो कल बताएंगे। मतलब चैप्टर में कुछ खास बचा हुआ है नहीं। ठीक है, चैप्टर खत्म हो गया। तो थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल। नोट कर लो इसे। कल लगभग सभी की सारी बाउंड्री बता चुके थे, कौन सी रेखा कहाँ पर पहुंचेगी। वो घर से कर लाना आप। ठीक है, अब इधर देखते रहो, इधर इधर जाना नहीं है, छुट्टी नहीं होगी अभी। अब देखो कौन कौन सी सीमा कहाँ कहाँ पर होगी, मतलब आगे उसके पहला जो चैप्टर है उसे खत्म करके उसके आगे बढ़ रहे हैं, कहाँ पर क्या होना है। मैप फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सही बना है, अरे कतई जहर बना है। ठीक है, आज तुम इसके घर से आ रही है, तुम्हारे घर से आ रहा है, अलग अलग आके मिल गए हैं। चलो देखो, अरे पन्ने मत पलटो अंकित, बंद करके रख लो उसे। यहाँ पर देखो, मैं पूरा हिंदुस्तान घुमाऊंगा मैं। तो ये तो मैंने आपके लिए बता दिया था, ये कितना है? 37.6, और ये 97.25। ठीक है, यहाँ पर था 8.4, और यहाँ पर था नहीं 68 है, ये 68 डिग्री, और ये था 37.6, ये 68 डिग्री 7 मिनट था शायद। ठीक है, याद आ जाएगा, ये बता दूंगा, मेरे ख्याल से इतना ही। हाँ, 7 मिनट है ना, 68 डिग्री 7 मिनट। ये बाउंड्रीज थी हमारी। नीचे सबसे नीचे वाला पॉइंट कन्याकुमारी में था, ऊपर वाला हमारा इंदिरा कॉल, ये वाला हमारा गुजरात में, ये वाला हमारा अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे नीचे पॉइंट जिसमें मैंने बताया था आपके लिए, 1 2 3 4 5 6 7, सबसे नीचे वाला पॉइंट इंदिरा पॉइंट। लेकिन उसमें बाढ़ आने के कारण, सुनामी आने के कारण, सुनामी आने के कारण वो जो ऊंचाई थी उसकी वो थोड़ी कम हो गई है। ठीक है, दब गया। इसके आगे चल रहे हैं अब हम। इधर हमारा एक देश पड़ता है पाकिस्तान, हमारा मतलब हमारे देश से अलग हुआ है। ठीक है, हमारा नहीं है। तो इस पाकिस्तान और इस भारत के बीच जो लाइन बनती है, सीमा बनती है, बाउंड्री बनती है, उस बाउंड्री को हम कहते हैं रेड क्लिफ। पूछा गया है कई बार। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, क्या नाम देते हैं? रेड क्लिफ रेखा। सही है, तो भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री बनाती है उसे नाम क्या देंगे? रेड क्लिफ रेखा। अब यहां पर एक देश पड़ता है चीन। अब जो रेखा चीन और भारत की बाउंड्री बनाती है उसे नाम देंगे हम मैक मोहन रेखा। क्या नाम देंगे? मैक मोहन रेखा।
8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे करके चलते जाएंगे। तो बीच में कहीं ना कहीं पर हमारे लिए एक रेखा मिलेगी, मैंने ऐसी खींच दी है, ठीक है, उसे नाम देंगे हम कर्क रेखा। क्या नाम देंगे? और यह एक ऐसी रेखा है जो भारत को लगभग दो बराबर बराबर भागों में बांट देती है। ऐसी रेखा है जो भारत को लगभग लगभग दो बराबर भागों में बांट देती है। नीचे वाले भाग को हम नाम देते हैं दक्षिणी भारत या साउथर्न इंडिया, ठीक है, दक्षिण भारत। और ऊपर वाले भाग को नाम क्या देंगे? उत्तरी भारत। और ये रेखा जो गुजरेगी, ये लाइन वो गुजरेगी 23.5 डिग्री से। नाम क्या है इसका? कर्क रेखा। इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंग्लिश में कहते हैं इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री की रेखा है, लाइन है? 23.5 डिग्री, ठीक, 23 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री की लाइन है। और भारत को लगभग लगभग दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, इसे कर्क रेखा कहते हैं। और ये किन किन राज्यों से होकर के जाती है, ये सबसे मेन क्वेश्चन आता है, किन किन राज्यों से होकर के जाती है? तो ये जाएगी आपकी चलो मैं ट्रिक बता दूं, अभी ना बताऊं, चलो ऐसी बात में बताएंगे, अभी थोड़ी देर रुक के, ठीक है। एक रेखा और है जो यहां से बिल्कुल, ये भी बता रहा हूं मैं जस्ट, ठीक, क्योंकि मुझे थोड़ा और भी ट्रिक व्रिक तुम्हारे साथ ट्रिक ट्रिक खेलना है, जो कि मुझे पसंद नहीं आती है। एक रेखा ऐसी है जो बिल्कुल यहां से होकर के गुजरेगी, देशांतरीय रेखा इसे कहेंगे। और इसे देते हैं मानक, कहते हैं मानक समय रेखा। क्या कहते हैं? मानक समय रेखा। अब ये सब चीजें हैं क्या? दो रेखाएं मैंने आपके लिए बता दी, एक है कर्क रेखा जिसे नाम देंगे हम, कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। खास बात क्या है? भारत को लगभग लगभग दो बराबर भागों में बांट देगी। और खास बात क्या है? ये 23.5 डिग्री होती है। कितने राज्यों से होकर के जाती है? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरेगी? 8 राज्यों से। स्टार्टिंग इसकी होगी गुजरात से, ठीक है। कहाँ से स्टार्टिंग होगी? गुजरात से इसकी स्टार्टिंग होगी। फिर आगे राजस्थान वगैरह हमारे पड़ेंगे, उनसे होती हुई ये आगे निकल जाएगी, ठीक है। कर्क रेखा, अब मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ कहाँ कहाँ पर किस किस से होकर के जा रही है। देखो, ये तो आपके लिए पता है, ये वाला राज्य कौन सा पड़ता है? गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद आपका आएगा राजस्थान। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहले कहाँ से गई? गुजरात से, फिर कहाँ से आएगी? राजस्थान से। फिर आएगा मध्य प्रदेश, एमपी। फिर उसके बाद आप चलोगे तो आएगा छत्तीसगढ़। फिर झारखंड, ये झारखंड छत्तीसगढ़ इधर उधर कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं जैसे बता रहा हूँ जस्ट। फिर आएगा आपका 1 2 3 4 5 हो गए। फिर आएगा आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। फिर आपका पड़ेगा त्रिपुरा, फिर आपका पड़ेगा मिजोरम। इन राज्यों से होकर के गुजरेगी। मैं बता दे रहा हूँ, पहला कौन सा आप लिख लो? मध्य प्रदेश। वीडियो में दिख रहा है, देखना, यहाँ का दिखाई देगा आगे का। पहला कौन सा है? मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा गुजरात। तीसरा राजस्थान। चौथा मिजोरम। अगला छत्तीसगढ़। अगला झारखंड। अगला पश्चिम बंगाल। अगला त्रिपुरा।
अगर आप याद करना चाह रहे हैं इसे तो याद करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। याद करते हैं, मा, गा, रा, मा, छ, झा, प, टा। ठीक है, मगरमच्छ, झपटा। माँ से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, राय से राजस्थान, वहां से मिजोरम, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, ता से त्रिपुरा। ये क्या है, जिन जिन देशों से, जिन जिन राज्यों से हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो कितनों से होकर गुजरेगी, 8 से। ये तो हो गई कर्क रेखा की कहानी। जब सूरज की किरणें इस पर बिल्कुल सीधी गिरती हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है अपने उत्तर भारत में, और ये शायद 21 जून या 22 जून के आसपास आती है। 21 से 22 जून के आसपास सबसे बड़ा दिन भी होता है। आगे देखो, लेकिन ये जो लाइन जा रही है, ये क्या है, मानक समय रेखा। ये वो समय रेखा है जिससे हमारे पूरे देश का समय लिया गया है। ठीक है, अब इसी से क्यों लिया गया है इसके बारे में बताऊंगा। इसे, ये रेखा है 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट की रेखा है। ठीक है, पहले यहाँ पे एक काम करो, इतना नोट कर लो सिर्फ, ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो ध्यान से, मैंने इसके बारे में तो बता दिया, अब इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अंकित सुन क्यों नहीं रहा है, बाद में लिख लेना। ऐसा ऐसा उसे दिखा दो, उसकी आई साइड वीक है, यहाँ तक पहुंच देख नहीं पाएगा वो, तो कौन भी छुपाया मत किया करो, उसे दिखा दिया करो। ठीक है, हाँ तो सही, क्योंकि उसे देखेगा ही नहीं इतनी दूर का। चलो ध्यान से देखो, तो धीरे कर मिलता है क्या काम तुम्हें, है? तो मतलब फिर देर क्यों कर रहा है, सब तो लिख ले रहे हैं, और कोई दिक्कत है? चश्मा लगा के दूर कर नहीं दिखता है, तो उसकी कॉपी में दे, अब अभी आपके नहीं दिख रहा है, तो यहां पर आकर के बैठ जाओ ना, आ जाओ। नहीं, आपके लिए अक्षर वहां पर कॉपी में से देख लोगे, यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी। चलो अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, अभी वीडियो चल रही है। चलो देखो ध्यान से, ये वाली जो रेखा है हमारी, ये वाली लाइन, ये हमारी मानक समय रेखा है। भारत का समय इसी रेखा से लिया गया है, और ये जाती कितने राज्यों से, 5 राज्यों से। कितने राज्यों से, 5। पहला गुजरेगी ये उत्तर प्रदेश से। कहां से, उत्तर प्रदेश। दूसरी गुजरेगी ये छत्तीसगढ़ से। तीसरी गुजरेगी ये उड़ीसा से, उड़ीसा। अगली गुजरेगी ये मध्य प्रदेश से, और लास्ट में गुजरेगी ये आंध्र प्रदेश से। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, और मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 डिग्री, मतलब 82 डिग्री 23 मिनट। अब देखो ये है क्या, क्यों बनाएगी, कैसे करके, किस लिए बनाएगी, क्या आवश्यकता पड़ी, इस सब के बारे में बता रहा हूँ, बहुत बेसिक समझना। ठीक है, पहली बात, जो पृथ्वी है, अर्थ है, अगर सूरज यहां पर है तो पृथ्वी का दूसरा हिस्सा अंधेरे में होगा। ठीक है, अरे भाई आप ऐसे कंसीडर कर लो कि अगर ये पृथ्वी है, यहाँ सूरज की लाइट आ रही है, तो इधर क्या रहा होगा, अंधेरा रहा होगा। फिर तो यहाँ पर दिन है, तो यहाँ पर क्या रही होगी, रात। तो एक तरफ दिन होती है, दूसरी तरफ क्या रहता है, रात रहती है। ठीक, अब एक तरफ दिन है, दूसरी तरफ रात है, तो दोनों का समय भी अलग अलग होगा, होगा कि नहीं होगा। तो दोनों का समय कैसा है, अलग अलग। अब हमने समय को पूरी वर्ल्ड में, पृथ्वी में, हमें समय को नापना है, तो हम कहाँ का समय देखें। भाई यहाँ पर आप देखोगे तो सूरज है, दिन है, यहाँ पर देखोगे तो रात है, मतलब ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से से आगे होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर ये वाला हिस्सा आगे है, ये वाला हिस्सा पीछे है समय में, तो हमें एक टाइम तो फिक्स करना चाहिए, ये वाला टाइम लेंगे हम। तो एक टाइम जो हमने फिक्स किया है वो कहाँ से लिया गया है, 0 डिग्री रेखा से। और ये रेखा कौन सी है, ग्रीनविच से होकर के जाती है, लंदन में। ठीक है, लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरने वाली रेखा है ये। इसे हम कहते हैं पूरे विश्व की अंतरराष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल। ठीक है,
टाइम लाइन, ये अंतरराष्ट्रीय जो समय रेखा है कहाँ से ली गई है, 0 डिग्री से। लेकिन अब 0 के बाद 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ऐसे करके आता जाएगा। या आपको कोई गोल चीज है तुम लोगों के पास जो मैं समझा सकूं? कोई बात नहीं, मैं हाथ को ही कोशिश कर ले रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए हाथ है, यहाँ पर से सूरज सीधा पड़ रहा है, पृथ्वी है सॉरी, यहाँ सूरज सीधा पड़ रहा है। सूरज जब यहाँ सीधा पड़ेगा तो ये पृथ्वी अगर ऐसे कर घूमेगी, पृथ्वी ऐसे कर घूमती रहती है अपनी जगह पे, अगर पृथ्वी ऐसे करके घूमेगी तो हल्के हल्के यहाँ पर दिन आता जाएगा, आता जाएगा। बताओ भाई, सूरज तो यहाँ पर है, हल्की हल्की इधर घूमती जाएगी तो यहाँ पर उजाला होता जाएगा, और यहाँ पर क्या होता जाएगा, अंधेरा। मतलब दिन आता जाएगा और रात जाती जाएगी, ठीक है। अब आपने देखा कि मुझे एक ही टाइम पर यहाँ का भी पता होना चाहिए, यहाँ का भी पता होना चाहिए, ठीक। इस हिसाब से तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर क्या है, ये हमारा गुजरात है कि नहीं। तो यहाँ पर सूरज पहले निकल आएगा, यहाँ पर सूरज की किरणें पहले पड़ेंगी, और यहाँ पर कब पड़ेंगी, बाद में। तो पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सूरज क्या निकलता है, पहले, और यहाँ कहाँ निकलता है, बाद में। आ रही बात समझ में? क्यों हो रहा है ऐसा? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ तो रेगुलरली रोटेट कर रही है ना, घूम रही है। तो अर्थ ये है, ये घूम रही है, यहाँ पर सूरज की किरणें ये पहले पड़ी तो यहाँ पर दिन निकलेगा, यहाँ पर कब निकलेगा, बाद में। और थोड़ा बहुत फर्क नहीं होगा, कितने घंटे का फर्क होगा, 2 घंटे का। कहने का मतलब ये है, अगर यहाँ पर 6 बजे सुबह हुई है तो यहाँ पर कितने बजे होगी, 8 बजे। आ रही बात समझ में? तो ये 2 घंटे का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे 2 बजे 6 बजे सूरज निकल आया है तो यहाँ पर कितने बजे निकला होगा, 8 बजे। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि मीटिंग करनी हो, 2 लोगों को, एक यहाँ रहता है एक यहाँ रहता है, उसे मीटिंग करनी हो, और वो कहे ऐसा है कि 6 बजे पहुंचेंगे, कितने बजे, अब यहाँ वाले ने कह दी 6 बजे पहुंचेंगे, इसका मतलब वो 6 बजे पहुंचा, और इसके लिए कब, मतलब टाइम में दिक्कत हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो सारी की सारी व्यवस्थाएं आसानी से चलती रहें, इसलिए हमने एक टाइम जोन मान लिया यहाँ पर अपने भारत में। भारत का अलग है और वर्ल्ड का अलग है। अपने भारत में एक टाइम जोन मान लिया, इसे क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री के, 82.5 डिग्री। अब मैंने 82.5 डिग्री को ही क्यों माना है हमने, अरे भाई आप किसी भी चीज का अगर आपके लिए बंटवारा करना है, ठीक है, मान लीजिए 5 केले एक के पास है, 3 केले एक के पास है, हमें दोनों का बंटवारा करना है, तो हम क्या काम करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और क्या कर देंगे, आधा। मतलब 8 का आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 ही तो आ जाएगा। तो 4 4 होने चाहिए, सही कह रहा हूं। तो कुल मिलाकर के बात क्या है, बात यह है कि हमारे लिए एक ऐसा जोन निकालना है जो दोनों से लगभग लगभग बराबर दूरी पर पड़े। अब दोनों से बराबर दूरी वाला जोन कौन सा है, ये कितने डिग्री है, 97, और ये कितने डिग्री है, 68, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। 8 7 15 के 5, हाथ से लगा 1, 9 6 15 और 1 16, और बटे 2, आएगा नहीं आएगा, काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 2 पंजे 10, तो 82.5 तो ये आया, 82.5 आया नहीं आया, 82.5। तो हम कौन सा समय लेंगे इस वजह से, 82.5। कितने राज्यों से होकर आएगा, 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। आखिरी बात और सुन लेना इसकी, ठीक है। अर्थ है अपना रोटेशन कितने घंटे में पूरा कर देगी, 24 घंटे में। कितने घंटे में, 24 घंटे में एक चक्कर वो पूरा कर लेगी। तो मैं ये कहूं कि 360 डिग्री पूरा घूमेगी तो कितना घूम जाएगी, 360 डिग्री घूम जाएगी, नहीं घूम जाएगी। तो अर्थ 360 डिग्री कितनी देर में घूम रही है, 24 घंटे में, ठीक है। 24 घंटे की अगर हम बात करें, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, 24 घंटे में अर्थ कितना घूम रही है, 360 डिग्री। या फिर मैं ये कह दूं इसका उल्टा कि 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लग रहा है, 24 घंटे का समय लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? अब मुझे बताओ 1 डिग्री घूमने में कितना लगता होगा, इसकी गुणा कर दूं और 360 से भाग कर दूं, ठीक है भाई, इसकी गुणा, इससे भाग। अब घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे तो कैसे गुणा करेंगे, 60 से। तो 60, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 6 छंग 36 और 6 चौक 24, तो ये कितना आ गया, 4 मिनट। तो ये क्वेश्चन पूछा भी गया है
एसएससी में भी पूछा गया है, लेखपाल में भी पूछा गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, आपके पेपर में भी पूछा गया है। ठीक है, एक डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लेगी? 4 मिनट। ठीक है, एक डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय ले रही है? 4 मिनट का। तो आप मेरी बात ध्यान सुनो, हम कहाँ पर स्थित हैं? 82 डिग्री पर स्थित है, नहीं है? 82 डिग्री 30 मिनट पर है। तो मैं 1 डिग्री में 4 मिनट लग रहा है, 82 में कितना लगेगा? इसकी से गुणा कर दो, 82 × 4 प्लस का 1/2 × 4, कितना समय ले रही है? देखो, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32 और 2 दूनी 4, मतलब कितना हो गया? 320 मिनट। इतने मिनट ले रही है। ठीक है, 82.5 डिग्री घूमने में। तो क्या मैं कह सकता हूं 320 मिनट कह दें, या फिर क्या कह दें 60 से भाग करके क्या बदल जाएगा घंटे में? 330 होगा। हाँ 330, सॉरी, ये मिनट कह दें, 60 से भाग करके क्या बदल जाएगा घंटे में? काट दो, 0 से 0 खत्म। ठीक है, इसे काटो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 11/2 मतलब कितना हो जाएगा? 5.5। यही तो हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 5 घंटे ये हो गए और आधा घंटा और हो गया, तो 5 घंटे और 30 मिनट। तो क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि ये 82.5 डिग्री जो है वो कितनी आगे है ग्रीनविच लाइन से? ये ग्रीनविच से अंतरराष्ट्रीय समय रेखा से कितने आगे हैं? तो हम कितने आगे हैं? 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा, आप रियाद वगैरह, दुबई वगैरह किसी को फोन करते हो तो वहां पर समय कुछ और हुआ रहता है, यहाँ पर समय कुछ और होता है। लगभग 2 से ढाई घंटे का डिफरेंस है जहां तक मुझे पता है। ठीक है, अगर हम लंदन से बात करें ग्रीनविच से, तो कितने घंटे का डिफरेंस है? 5.5 घंटे का। ठीक, और मैंने सारे के सारे बेसिक बताए कि कैसे करे, कहाँ पर होता है। अगर आपके लिए समझ में आया वो अच्छी बात है, वरना ये आपके लेवल पे इतना ज्यादा जरूरी है नहीं। आप इतना याद रख लेना कि मानक समय रेखा कहाँ से ली गई है। मैं लिख दे रहा हूँ, मानक समय रेखा ली गई है 82.5 डिग्री से, मतलब 82 डिग्री 3 मिनट से। और 1 डिग्री चलने में कितना मिनट चलते हैं हम? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री में हम कितना चले होंगे? 5 घंटे 30 मिनट। इसका मतलब हमारे भारत का समय ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे कैसे है? आगे। ठीक, अब समझ में आया कि वहां दुबई का समय अलग क्यों होता है, यहाँ का अलग क्यों होता है? ठीक है, रियाद का अलग क्यों होता है, यहाँ का अलग क्यों है? सारी की सारी चीजें मैंने आपके लिए बयान कर दी हैं। ये चैप्टर आपका धराशायी हो गया, खत्म हो गया। इसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट विद द बेसिक्स मैंने बहुत अच्छे से एलेबोरेट किए। अब इसके आगे जो हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी इसकी ज्योग्राफी पढ़ेंगे कि कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ है, कहाँ पर कौन कौन सी चीज़ नहीं है। ठीक है, अगले लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल। भारत की स्थिति मैंने सारी की सारी बता दी थी कि भारत में कौन कौन सी जगह कितने अक्षांश पर है, कितने देशांतर पर है। आपके लिए बता दिया था कर्क रेखा कहाँ से होकर के जाती है। आपके लिए बता दिया था मैंने कि जो मानक समय रेखा है भारत की वो कहाँ से होकर जाती है, कितने घंटे कितने सेकंड हम कितने मिनट आगे हैं। सारी की सारी चीज़ों पे डिस्कशन हो गया था। अब हम पढ़ेंगे भारत के उच्चावच। ठीक है, उच्चावच का मतलब है ये भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, इंडिया कैसा दिखता है, कैसा नहीं दिखता है। तो हम क्या पढ़ेंगे? भारत का भौतिक स्वरूप। पहली बात, तुम्हें मैंने कम से कम 70 बार बना के दिखा दिया है भारत कुछ ऐसा दिखता होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली तो बना नहीं सकते, लेकिन कोशिश तो करेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा हिंदुस्तान दिखता होगा। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कौन कौन सी जगह भारत में कहाँ कहाँ पर है, या फिर आप ये कहो कि भारत में कहाँ पर पहाड़ होंगे, भारत में कहाँ पर मैदान होंगे, कहाँ पर पठार होंगे, इन सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो हम ये देख लेना है पर्वत क्या होता है। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। ठीक,
पर्वत वो सबसे ऊंचा जिक्र किया गया है, तो पर्वत क्या है? मतलब मुझे याद आ गया तो मैंने सुना दिया। पर्वत देखो क्या है, पर्वत का मतलब है पहाड़ से, ठीक है, ऐसा भाग जो सामान्य भूमि या पठार से बहुत ऊंचा होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? पर्वत या पहाड़। अब भारत में जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ पर है, ध्यान सुन लेना। एक, दो, तीन श्रृंखलाएं तो यहाँ पर है, तीन श्रृंखलाएं सबसे ऊपर पड़ेंगी, जिसमें सबसे ऊपर वाली कहेंगे काराकोरम, ठीक है, सबसे ऊपर वाली क्या कहलाती है? काराकोरम। उससे नीचे वाली लद्दाख, और सबसे नीचे वाली जास्कर। तीन श्रृंखलाएं पड़ेंगी, सबसे ऊपर वाली को हम कहेंगे काराकोरम, बीच वाली को लद्दाख, और सबसे नीचे वाली को जास्कर। अगर मैं इन तीनों को संयुक्त रूप से मिला दूं, ठीक है, तीनों को अगर एक साथ हम बोलें तो तीनों को एक साथ हम कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या नाम देते हैं? ट्रांस हिमालय, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर तीनों को मिलाते हैं तो क्या नाम देते हैं? ट्रांस हिमालय। ऊंची, सारी की सारी ऊंची चोटियां हैं, मतलब ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं ये। इसके नीचे जब आप आओगे, इधर देख लो, इधर इमरान, ये वाले क्षेत्र में जब आप आओगे, ठीक है, इस वाले, तो इस वाले हिमालय को, जो तीन पहाड़ियां यहाँ पर निकली हैं, तीन रेंज यहाँ पर है, इस वाले को हम कहेंगे बृहद हिमालय, या फिर इसी को हम कहते हैं महान हिमालय। नाम देख लेना इससे कौन कौन से हैं। बृहद हिमालय कहेंगे इसी को, इसी क्या नाम देंगे? महान हिमालय। इसी को हम कहेंगे हिमाद्री, बृहद हिमालय भी इसी कहेंगे, महान हिमालय भी इसी कहेंगे, इसी का नाम देंगे हिमाद्री। या फिर इसी को हम कहते हैं आंतरिक हिमालय, कई नाम है इसके, आंतरिक हिमालय। मैं नाम बता दे रहा हूं यही क्यों है, ऐसी क्यों है, ठीक है। बृहद का मतलब है बड़ा, पूरी दुनिया में सबसे बड़े पहाड़ जो हैं वो यहीं पर पाए जाएंगे, इसी के पास। पूरी दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ इसी में होंगे। जैसे कि पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कौन सा है? कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट यहीं पर है, इसी हिमालय पर, तो इसे क्या नाम देते हैं हम? बृहद हिमालय। चूंकि बड़ा है तो इसे हम क्या कह देते हैं? महान हिमालय भी कह देते हैं। अब जो आपके लिए मैंने ये तीनों ऊपर श्रृंखलाएं बनाई हैं, ये ऐसी है धनुष की तरह बनी हुई, मतलब ऐसी करके घूम करके गई है, ऐसी, ये समझ रहे हैं बात के लिए? उधर नहीं निकलेगी, इधर घूम जाएगी, यहाँ से आने के बाद इधर घूम गई है, यहाँ से आने के बाद इधर घूम गई है। तो इस तरह से यूं है रेखाएं, मतलब ये वाला बृहद हिमालय की है, ये वाला मध्य हिमालय, और ये वाली शिवालिक हिमालय की। जो ऊपर वाली है इसे हम क्या कहते हैं? अगर मैं इसे कंप्लीट कर दूं, ऐसे व्रत बना दूं इन सबके, ठीक है, तो ये अंदर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ऊपर वाला हिस्सा कहाँ चला जाएगा? अंदर। तब इसे हम क्या बोलते हैं? आंतरिक हिमालय। क्या नाम देते हैं? आंतरिक हिमालय। तो सारे के सारे नाम इसी के, बाकी मैं इसे पढ़ाऊंगा तो भी डिटेल में चर्चा करूंगा इसको। अगला है आपका मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाले को हम कहते हैं शिवालिक या फिर वाहे हिमालय। इनके नाम यही क्यों रखे गए, इन पे सब पे चर्चा करेंगे अभी, ठीक है। लेकिन उससे पहले पहला हमारा तो हमारे लिए पता चल गया। पहली बात तो, अगर हमें भारत की भौगोलिक स्थिति को देखना है तो सबसे मेन बात तो यह है कि भारत में पहाड़ मिलेंगे आपके लिए। क्या मिलेंगे? पहाड़, ठीक है। भारत में आपके लिए पहाड़ मिलेंगे बहुत मात्रा में। दिख रहा है स्क्रीन पे? सही से देख लूँ मैं एक बार, एक मिनट रुको। दिख रहा है, थोड़ा रिफ्लेक्शन ज्यादा है, चलो कोई बात नहीं। तो पहला मैंने बांट दिया पर्वत। अब पर्वत के बाद जब आप नीचे आओगे इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं ये तो मैदान है, तो दूसरे आपके लिए मिलेंगे मैदान।
ठीक है। और चूंकि ये उत्तरी भाग है तो कहाँ के मैदान होंगे, उत्तर भारत के मैदान, उत्तर भारत में मैदान पड़ेंगे, ठीक है, उत्तर भारत के मैदान इन्हें कहा जाएगा। अब ये क्या है, ये प्लेन क्षेत्र है, मतलब सिंपल, इसमें बहुत ऊंची पहाड़ियां नहीं है, बहुत ऊंचे ऊंचे टीले नहीं है, चट्टाने वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो ये बिल्कुल प्लेन है, समतल है, जहाँ पर आप खेती बाड़ी को, पानी वगैरह को आसानी से निकाल सकते हैं, खेती बाड़ी यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। तो ये दूसरा भाग, हम पहला तो पर्वत हो गया, दूसरा क्या हो गया, उत्तर भारत के मैदान। तीसरा, अगर आप ये वाला क्षेत्र देखोगे, ये वाला, तो क्या इसमें रेत नहीं है कि नहीं है, तो इसे हम कहेंगे मरुस्थल। क्या नाम देंगे, मरुस्थल। तो तीसरा हिस्सा हमारा कौन सा हो जाएगा, मरुस्थल। अगर मैं ये वाला देखूं यहां पर, तो ये दोनों पहाड़ हैं और दोनों आकर के यहां पर मिल जाते हैं ऐसे करके। क्योंकि ये पश्चिम में है तो इसे कहेंगे पश्चिमी घाट पर्वत, और इसे क्या कहेंगे हम, पूर्वी घाट पर्वत। तो हम इनकी भी स्टडी करेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत कैसा है, पूर्वी घाट पर्वत कैसा है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, क्या क्या चीजें इनमें है। अब मैंने ये हिस्सा हर बार छोड़ रहा हूं मैं, ये वाला, यहां पर पहाड़ है लेकिन यहां पर क्या है, मैदान, यहां पर क्या है, मैदान, ठीक है। और ये बिल्कुल किनारे पर है किसके, अरब सागर के, एकदम अरब सागर किनारे पर है कि नहीं है। तो जो किनारे पर होता है उसे कहते हैं तटीय मैदान। क्या नाम देंगे, तटीय मैदान। ये भी किनारे पर है, ये भी मैदान है, लेकिन ये भी कैसे एकदम से किनारे पर है, तो इसे भी क्या नाम देंगे, तटीय मैदान। तो अगला हो जाएगा हमारे पास तटीय मैदान, ठीक है। अगला मैंने आपके लिए, तटीय मैदान हो गया। अब ये वाला क्षेत्र बचा, ये वाला क्षेत्र ऐसा है, अधिकांश भाग इसका, जो कि सामान्य से ऊंचा है, ज्यादा ऊंचा है, मतलब जितना ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, इसे मैदान है, इनसे ज्यादा ऊंचे टीले पाए जाते हैं इनमें। पहाड़ तो बहुत ऊंचा हो जाएगा, इससे नीचा है पहाड़ से, और इससे कैसा है, मैदान से ऊंचा, मतलब ऐसा जो पहाड़ से तो नीचा हो लेकिन मैदानों से क्या हो, ऊंचा, उसे नाम देते हैं हम पठारी भाग, या फिर हम इसे कहेंगे प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। तो इसे क्या नाम दे रहे हैं हम, पठारी भाग नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर के आपके पर्वत हो गए, दूसरा आपका क्या हो गया, मैदान हो गए, मरुस्थल हो गया, तटीय मैदान हो गए। अगला क्या बचेगा, लास्ट वाला, लास्ट वाला आपका बचेगा ये लक्षद्वीप। आता है यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। अब ये क्या बचे हमारे, इन्हें हम द्वीप कहते हैं, क्या नाम देते हैं, द्वीप। और एक द्वीप है नहीं, कई द्वीप हैं, तो क्या होगा, ये द्वीप समूह, क्या कहेंगे इसे, द्वीप समूह कहेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम भारत की भौगोलिक स्थिति को कितने समूहों में विभक्त कर सकते हैं, 6 में। उत्तरी भारत का मैदान, या भारत का मरुस्थल कह दो, या भारतीय मरुस्थल कह दो, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान जो मैंने बताया, प्रायद्वीपीय पठार, द्वीप समूह, ये सारे के सारे होंगे। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए बताऊं एक बात, यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, ठीक है, कि ये तो आपका पश्चिम में पड़ रहा है पश्चिमी तटीय मैदान या फिर पूर्वी तटीय मैदान। बहुत बड़ा पेपर होता है ये, अधिकारी लेवल का, बहुत बड़े अधिकारी बनते हैं इससे, ठीक है। पश्चिमी तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान में किसकी चौड़ाई ज्यादा है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक लगाओगे। मैंने अभी तक ज्यादा से ज्यादा नदियां बताई हैं, वो यहां से ऐसी निकलती हुई बताई हैं। अब ये नदियां जाएंगी तो इधर मिट्टी ले जाकर के डालेंगी, इधर से कम नदियां निकल रही हैं, ठीक है, इधर से कम नदियां निकल रही हैं, यहाँ पर जाकर के ज्यादा मिट्टी पड़ रही है, तो ये इसकी क्या चौड़ाई ज्यादा नहीं हो जाएगी। तो पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट की चौड़ाई कैसी है, ज्यादा। एक और पूछा गया था इसी पेपर में, पीसीएस के पेपर में और पूछा गया था, उसमें यह था
पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है, पश्चिमी घाट पर्वत की, पूर्वी घाट पर्वत की ऊंचाई ज्यादा है। अब इसमें ऊंचाई में क्या है, लॉजिक क्या लगाना है आपके लिए, ये थोड़ी कि हर चीज आपके लिए पता होगी, कॉन्सेप्चुअली पढ़ोगे तो यही फायदा होना है, ठीक है। क्या फायदा है कि आप जब यहाँ से मतलब देख रहे हो कि पानी यहाँ से यहाँ पर जा रहा है, तो ऊंचा वाला हिस्सा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा। तो कौन सा आंसर सही है, पश्चिमी घाट पर्वत, ये ज्यादा ऊंचा है और ये वाला हिस्सा कैसा है, नीचा है। समझ गए, ठीक। तो 6 हिस्सों में हम इसे बांट सकते हैं। अब हम एक एक हिस्से को बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो आप पहले इसके लिए उतार लो कि भारत के उच्चावच को हम 6 भागों में बांट सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। आप चाहो तो और भी बांट देते, लेकिन इतना ही सही काम चला लोगे। उतारो इसे फटाफट जल्दी, 6 पॉइंट लिखो फिर आगे बढ़ो। ठीक है, इसके आगे अगर मैं एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाऊं, तो पहले हम बात करेंगे पर्वत की। और पर्वत कौन सा, हिमालय पर्वत, ठीक है। इसका जिक्र करेंगे, हिमालय पर्वत। देखो ध्यान से, बाद में उतारते रहना। हम जिक्र करेंगे हिमालय पर्वत का सिर्फ। कंसंट्रेशन किस पर रहने वाला है, पूछना है, हैं? मैथ है, बैठ जाओ, अभी 1 मिनट बता रहा हूँ, मतलब 5 6 मिनट रहेंगे, बैठ जाओ तो ठीक। इधर देख लो, इधर समझते रहो। हम बात कर रहे हैं हिमालय पर्वत की, तो ऊपर वाला तो हमारा ट्रांस हिमालय है, जो मैंने आपके लिए बता दिया। पहला वाला काराकोरम, दूसरा वाला लद्दाख और तीसरा वाला जास्कर। यही श्रेणियां जब आगे बढ़ती हैं, तो हिंदू धर्म से संबंधित एक पर्वत है, कैलाश पर्वत, जो कि महादेव का निवास स्थान माना जाता है, वो उस कैलाश पर्वत से जाकर के मिल जाती है, ठीक है। आप ये कहो कि श्रेणियां जब आगे बढ़ेंगी, तो ये क्या, इसमें से श्रेणी क्या कहलाने लगेगी, कैलाश पर्वत की श्रेणी, ठीक। अब ये वाला जो है, ये वाला क्षेत्र, ये एक ऐसे गया हुआ है, दूसरा वाला इस तरह से, इस तरह से गए हुए हैं, ये धनुष के आकार का बना हुआ है। पहली बात, हिमालय की अगर हम बात करें, तो हिमालय पर्वत नवीन पर्वतों में शामिल किया जाता है, मतलब कहने का ये पुराना नहीं है, कैसा है, नया। और दुनिया के सबसे पुराना पर्वत, ये दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में शामिल कौन सा है, अरावली, ठीक है, अरावली पर्वत, ठीक। तो नवीन पर्वत श्रृंखला है हिमालय, नई नई बनी है, मैंने बताया भी था, ये अंगारा एंड गोंडवाना दोनों टकराए थे, तो उनके प्रेशर की वजह से ये ऊपर उठ गई। अब इसमें श्रेणियां कितनी है, कुल 3 श्रेणी। कितनी श्रेणी है, 3 श्रेणी तो बताई। एक श्रेणी को हमने क्या नाम दिया था, ऊपर वाली जो है, इसे हम कह रहे थे बृहत हिमालय। इसी का दूसरा नाम था महान हिमालय। इसी का दूसरा नाम था हिमाद्री। एक अगला बताओ अगर ध्यान रह गया हो तो, आंतरिक हिमालय। इसी के 4 नाम थे, ठीक है, आंतरिक हिमालय। बृहद इसलिए कहते हैं, बृहद कह दो, बृहद कह दो, ठीक है, इसलिए कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा हिमालय है, ठीक है। मैंने आपके लिए बताया भी था माउंट एवरेस्ट। महान, बड़ा है तो भैया महान भी होगा। अगला हिमाद्री। आंतरिक का मतलब मैंने क्या बताया था, अगर मैं इसे व्रत को कंप्लीट करूं, तो ये अंदर रह जाएगा, नहीं रह जाएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, आंतरिक या अंदर का हिमालय, ठीक है। उसके बाद दूसरी श्रेणी हमारी जो है वो क्या कहलाती है, मध्य हिमालय। ये वाली, ये तो बृहद हिमालय हो गई, ये मध्य हिमालय, और इसे हम कहते हैं शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय, ठीक है। सबसे छोटे वाले पर्वत को क्या नाम देंगे हम,
शिवालिक हिमालय। अब मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, बड़े वाले की, बृहद हिमालय की। ये पहले आप पूरे जनरली जान लो पूरा क्या है। पूरे का मुद्दा ये है कि इसकी लंबाई को अगर हम नापे यहां से यहां तक, तो इसकी कुल लंबाई जो आएगी वो आएगी लगभग लगभग 2400 किलोमीटर। कितनी लंबाई आएगी? 2400 किलोमीटर कुल लंबाई, वहां से लेकर के यहां तक। दूसरी चीज, अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये यहां पर ज्यादा चौड़ा है, यहां पर कम चौड़ा है। बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर ज्यादा चौड़ा है, यहां पर कम चौड़ा है, जिसके कारण हुआ क्या है भाई, चीज तो उतनी है, अगर आप फैला करके रखोगे तो ढेर नहीं बनेगा, नीचे दब जाएगी। और अगर उतनी को ही आप ऊंचा बनाते चले जाओगे तो मतलब छोटे स्थान में रखोगे तो ढेर बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक गुब्बारा ले रहे हैं, इमेजिनेशन कर लो दिमाग में कि एक गुब्बारा है, गुब्बारे को आपने ऐसी नॉर्मल रख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं उस गुब्बारे को दबाऊं, हल्के से दबाऊंगा तो उसका सिरा उभर जाएगा, नहीं उभर जाएगा? कहने का मतलब ये, अगर मैंने उसे इस तरह से कंप्रेस कर दिया, मतलब मैंने उसकी चौड़ाई कम कर दी। चौड़ाई कैसी कर दी? कम चौड़ाई कर दी। कम चौड़ाई कर दी तो वो ऊंचा ज्यादा होगा, बताओ ऊंचाई उसकी बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? तो कम चौड़ाई है तो ऊंचाई कैसी होगी यहाँ पर? ज्यादा। कैसी होगी? हाँ, कम चौड़ाई तो ऊंचाई ज्यादा, और यहां पर चौड़ाई ज्यादा है। चौड़ाई कैसी है? ज्यादा, तो ऊंचाई कैसी होगी? कम ऊंचाई। हाइट कैसी होगी? ठीक, कम हाइट। अब ये ऊंचा हुआ है तो सारे के सारे ऊंचे ऊंचे पर्वत इसी में आएंगे। तो एक आएगा सबसे दुनिया का जो ऊंचा पर्वत है, नाम क्या देते हैं उसे? माउंट एवरेस्ट। दुनिया का कहां पर स्थित है, कौन से देश में है? कुछ पूछना है क्या? कोई आया है नीचे? अभी आ रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। कहां पर है? नेपाल में। कहां पर है? अरे उसका तुम्हें स्ट्रक्चर बना दिखाई नहीं दे रहा, ये नेपाल देश है। और एक पहाड़ी पड़ती है यहां पर सिक्किम में, और नाम है उसका कंचनजंगा। क्या नाम है? कंचनजंगा। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है। भारत की सबसे ऊंची पहाड़ी है जो भारत में ही स्थित है, वो क्या है? कंचनजंगा। अभी आप इतना थोड़ा बहुत नोट डाउन करो, कोई नीचे बुला रहा है टेर पर ही, अभी आ रहा हूँ मैं, ठीक है।